तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मोस्टली हमारा सैटरडे को जो मेन सा डे आता है, तो वो मोस्टली आपका करंट से आता है, और करंट में भी हम कोशिश करते हैं यहाँ पर आपके जो टॉपिक होते हैं जो जीएस में दे रखे हैं आपके, जैसे आईआर, आर्ट एंड कल्चर, सिक्योरिटी, इस तरह से। तो अभी का जो लेक्चर है वो बात करेगा आर्ट एंड कल्चर से, राइट। अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सिलेबस है जो दिया गया है वो क्या है, राइट। तो सिलेबस में आप देख पा रहे होंगे कि सिलेबस में हमारा जो इंडियन कल्चर है, ये जो पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये हमने पढ़नी है, राइट। क्योंकि मोस्टली हर जगह लिखा जाता है कि कहीं ना कहीं जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो वो ज़्यादातर आपका जो 18th सेंचुरी होती है वहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, या मिड ऑफ 19th सेंचुरी है वहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि एक सिलेबस के लिए एक अलग सा वीडियो हम लाने वाले हैं जिससे कि आपको एक क्लैरिटी हो, क्योंकि जब सिलेबस में क्लैरिटी नहीं होती है तो हमारा जो परिश्रम होता है वो राइट डायरेक्शन में नहीं जाता है, राइट। तो फिलहाल इतना याद रखेंगे, जो आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए आपने जो तैयारी करनी है वो एंशिएंट से शुरू करनी है और मॉडर्न तक लेनी है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है। तो देखिए, टॉपिक से पहले देखिए एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक कोट है, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। देखिए, ऐसा होता है कि मोस्टली लोग सोचते हैं कि यार मैं फेल हो गया। वो फेल क्या है? फेल का मतलब है कि आपने वो जो तैयारी है उसको अपने स्तर पे बहुत अच्छा किया है, परंतु जो दूसरा व्यक्ति है उसकी तैयारी आपसे ज्यादा बेहतर थी, इसीलिए मेरिट में वो आ गया है। सारा गेम मेरिट का है। तो आपने क्या करना है, उस फेलियर से तजुर्बा लेके दोबारा से अटेम्प्ट करना है, और तब तक अटेम्प्ट करना है जब तक आप जीत नहीं जाते हैं, राइट। तो यही एक सक्सेसफुल की स्टोरी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ठीक है, तो यानी कि आपको सीख देता है फेलियर, राइट। चलिए, अब देखिए, ये जो आर्ट एंड कल्चर की जो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं, उसी से रिलेटेड मीन्स भी आएगा, डोंट वरी। वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि न्यूज में बहुत चल रहा है। देखिए, ये है 26 मई का जो द हिंदू का पेपर है, और पेज नंबर 12, 26 मई, और पेज नंबर 12 में आप देख रहे होंगे कि एविडेंस थिन ऑन गवर्नमेंट्स क्लेम अबाउट द सेप्टर या सेप्टर। ये क्या है? यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह का ये है सेप्टर। ये क्या है? आइए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं, और उम्मीद करता हूं इसको जो हम समझेंगे वो एक होलिस्टिक अप्रोच में समझेंगे, जिससे कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, राइट। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे जो सेप्टर है। अब सेप्टर को ही सेंगोल भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आई रिपीट, सेप्टर को ही सेंगोल भी कहते हैं। तो सेंगोल बोलूं या सेप्टर बोलूं, एक ही बात है। तो सेंगोल है, ये इंस्टॉल किया जाएगा जो नई पार्लियामेंट बन रही है। आपको पता ही है, पार्लियामेंट के बगल में ही एक नई पार्लियामेंट बन रही है, तो वहां पर इसे जो स्पीकर की सीट होगी, वहां पर इसे इंस्टॉल किया जाएगा। किसे? सेंगोल को या सेप्टर को? मैं सेंगोल बोलूंगा, राइट। तो देखिए, ऑन 28 मई यानी कि कल, द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विच इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब पहले ये देख लेते हैं, ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो काल था, यानी कि ब्रिटिश समय जो था, वहां पर शासन प्रशासन के लिए जब बंगाल से दिल्ली की तरफ राजधानी बदली गई थी, शिफ्ट की गई थी, तो वहां पर एक नया तरीके से स्ट्रक्चर बनाना था। तो वहां पर मुझे उम्मीद है आप नाम जानते होंगे, एडविन लुटियन और हेनरी बेकर का।
इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था कि कैसे पार्लियामेंट होगी। आज की जो पार्लियामेंट आपको दिखती है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, एडविन लुटियन और हेनरी बेकर द्वारा। अब क्या है, देखिए ये जो बनाया गया है इसको बहुत ज्यादा समय हो गया है, मतलब 100 साल से भी ज्यादा हो गया है। अब 100 साल बाद कहीं ना कहीं अब जितनी भी परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, वो चेंज हो गई है, डिमांड अलग हो गई है, सिक्योरिटी वाइज भी। तो कहीं ना कहीं अब एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें जितने भी ये इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं जैसे कि पार्लियामेंट है, उन सबको चेंज किया जा रहा है, राइट। तो इसीलिए ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ही ये काम हो रहा है, जो सेंगोल की बात की जा रही है कि सेंगोल को इंस्टॉल किया जाएगा नई संसद में, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो इसका हाईलाइट पॉइंट है, जो मुख्य आकर्षण है इसका, कि जो इंस्टॉलेशन होगा ये गोल्डन सिसेप्टर का, वो कहां पर होगा, ये होगा जो सेंगोल कहलाता है, ये होगा स्पीकर सीट के नजदीक, जहां स्पीकर साहब बैठते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे राइट साइड ओम बिरला साहब हैं ये, तो ये जहां बैठेंगे वहां पर ये जो सेंगोल है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये जो सेंगोल है ये ऐसे स्थापित किया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या ये एक दिखावे के लिए किया जा रहा है? दिखावे से मेरा मतलब है, दिखावा भी करना बहुत जरूरी होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। कि क्यों? क्योंकि आप रिपब्लिक डे में देखिए, हम दिखाते हैं ना हमारे पास अग्नि 5 है जिसकी रेंज इतनी है। दिखावा इसलिए किया जाता है क्योंकि अपनी संप्रभुता, सोवरेनिटी बचाने के लिए हमने अपने आप को बड़ा दिखाना होता है। वो बिल्ली करती है ना, जब बिल्ली होती है, जो कैट होती है, वो अपने आप को बड़ा कर देती है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये किया जाता है, परंतु यहां पर ये दिखावे के लिए नहीं किया जा रहा है। ये एक संस्कृति है, एक हमारा कल्चर है, उसको पुनः जीवित किया जा रहा है। आई रिपीट, कल्चर को रीबर्थ किया जा रहा है। कैसे भी आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो है ये पहले भी हो चुका है। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, उनको जब प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई लास्ट वॉइसरॉय माउंटबेटन द्वारा, तो उनको ये जो सिसेप्टर है वो दिया गया। आई रिपीट, सिसेप्टर दिया गया लास्ट वॉइसरॉय माउंटबेटन द्वारा। किसको? हमारे नए प्रधानमंत्री को, आजादी के समय, जब आजादी दी गई 1947 में। तो ये सिसेप्टर क्या था? एक छड़ी जैसी थी, वो दी गई जवाहरलाल नेहरू को। और ये क्या दर्शाती है कि जो भारत की स्वतंत्रता है, सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो अब ब्रिटिशर्स से कहां चली गई है? भारतीयों के पास। यानी कि पावर ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ द सोवरेनिटी, ठीक है। तो ये दर्शाता है। तो यहां पर ये बात उठाई है, जवाहरलाल नेहरू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दैट एक्चुअली सिंबलाइज द सेक्रीफाइस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू इंडिया। तो यहां पर आपने नोट करने वाली बात क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर, राइट। आगे देखते हैं। अब इसका थोड़ा ऐतिहासिक पहलू समझ लेते हैं। इसकी ऐतिहासिक जो एक ऐतिहासिक वे में ये महत्वपूर्ण है और क्यों है वो हम देखते हैं। जो सेंगोल है, इसका जो मतलब होता है वो ये एक तमिल शब्द से आया है जिसका मतलब है सेमाई। सेमाई मतलब है कि ये एक राइटनेस है, ये बिल्कुल सही बात है, ये व्यक्ति सही है इस पावर के लिए, जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो सही है। तो ये दिखाता है। और ये जो है, इसे आप देखेंगे, जब अब मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा इसकी, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का दिखता है। देखिए इस तरह की छड़ी होती है जो सोने की होती है, सिल्वर की भी होती थी पहले, तो सोने की है। ऊपर इसके आप देखेंगे नंदी बैल बने हुए हैं, नंदी, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये दिया जाता है। इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर। इट वॉज ऑफन डेकोरेटेड विद द प्रीशियस स्टोन, ठीक है। गोल्ड या सिल्वर से बना होता है और प्रीशियस स्टोन से ये डेकोरेटेड होता है। और इसको जोड़ा जाता है चोल अंपायर्स, इसको जोड़ा जाता है चोल अंपायर। अब चोल अंपायर देखिए, अभी चोल अंपायर तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं इस टॉपिक में, पर चोल अंपायर के बारे में ये आपको बता दूं तो दक्षिण भारत का सबसे पावरफुल और सबसे लंबा चलने वाला जो साम्राज्य था वो था चोल अंपायर, राइट। और चोल अंपायर को आप देख सकते हैं, जो रेड है यहां पर तो इनका डायरेक्ट कंट्रोल था, और जो आपको ऑरेंज दिख रहा है यहां पर इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ा क्षेत्र इनके पास था, चोल के पास, राइट। तो आगे देखते हैं।
तो हिस्टोरिकली ये किससे जुड़ा हुआ है? चोल में। चोल में क्या होता था कि जैसे एक राजा जब अपनी पावर दूसरे को देता था तो उसको ऐसे ही एक छड़ी देता था, जिसे हम सेंगोल कहते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हाउ डिड सेंगोल बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? ये भारत का जो आजादी है उसका भाग कैसे बना, ठीक है। अब इसमें बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए क्या है, बिफोर इंडिपेंडेंस जो था, यानी कि जब आज़ादी नहीं मिली है, तो जो वाइसरॉय थे, जो लास्ट वाइसरॉय रहे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने क्वेश्चन किया प्रधानमंत्री जो होने वाले थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कि आपके वहाँ ऐसा क्या रिचुअल है या कौन सा रिचुअल हम फॉलो करें जिसमें हम आपको पावर ट्रांसफर करें। क्या आपके वहाँ ऐसा कोई रिचुअल है? क्योंकि देखिए पहली बार आज़ादी दी जा रही है भारत को, तो वो चाहते थे कि भारत की जो संस्कृति है उसको तवज्जो यानी कि प्राथमिकता दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं वो पूछेंगे किससे? सी राजगोपालाचारी से, जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं, क्योंकि अभी इनको भी शपथ मिलेगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। इनसे पूछते हैं, क्योंकि संस्कृति की नॉलेज अगर किसी को थी उस समय तो कहा जाता है कि राजगोपालाचारी को थी। जैसे कि कानून की समझ कहते थे बी आर अम्बेडकर के बराबर किसी को नहीं थी, वैसे ही संस्कृति की नॉलेज सी राजगोपालाचारी के अलावा किसी को नहीं थी। तो उनसे पूछा गया कि नेहरू जी ने पूछा कि क्या करना चाहिए। तब सी राजगोपालाचारी ने सेंगोल की बात उठाई कि जो सेंगोल है उसका ऐतिहासिक पहलू जवाहरलाल नेहरू को बताया और बोला कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि एक सेंगोल आपको वो दे सकते हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि अब पावर जो है अब वो आपके पास आ गई है, यानी कि भारतीयों के पास आ गई है। तो ये बात उठाई है। और तो राजा जी के बारे में भी देख लेंगे। जो सी राजगोपालाचारी है इनको प्यार से राजा जी कहते थे और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके थे। और एक टाइगर रिजर्व है हमारा राजा जी नाम से, जो कि उत्तराखंड में है और ये 3 जनपदों में पड़ता है। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं दे रहा हूँ, PhD। जैसे हम डॉक्टरेट करते हैं ना, PhD करते हैं, तो P से पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, H से हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, D से देहरादून डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है। अगर आप में से कोई उत्तराखंड PCS को अटेम्प्ट करता है, राइट, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी समझ में आ गई। माउंटबेटन ने पूछा जवाहरलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू ने पूछा सी राजगोपालाचारी से, और सी राजगोपालाचारी ने किसका ऑप्शन दिया? सेसेप्टर का, यानी कि सेंगोल का ऑप्शन दिया। तो फिर क्या है कि कहीं ना कहीं अब एक गोल्डन सेप्टर बनाया गया वमुडी बेंगारू चिट्टी द्वारा, ठीक है, जो एक उस समय के मद्रास के एक फेमस ज्वेलर थे, उन्होंने बनाया। तो इस तरह का आपने देखा, इस तरह का डिजाइन उन्होंने बनाया, सोने का बनाया और ऊपर एक नंदी बैल बनाया, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे जो नंदी है, जो ऊपर नंदी बना हुआ है, वो किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है न्याय को। नंदी किसको दर्शाता है? न्याय को, राइट। तो ये बात याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए जब हमें आजादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल दिया गया। अब प्रश्न बनता है, अब ये सेंगोल है कहां? तो इसका जो आंसर है कि जब सेंगोल प्राप्त किया जवाहरलाल नेहरू ने, तो इन्होंने अपने पास रखा उसे काफी समय तक, जहां वो दिल्ली में रहते थे, जो उनका आवास था, जो रेजिडेंस था उनका, वहां उन्होंने रखा। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनके पिता द्वारा यानी कि मोतीलाल नेहरू द्वारा एक म्यूजियम बनाया गया था आनंद भवन नाम से, जो इलाहाबाद में है, उसको डोनेट करने के लिए सोचा उन्होंने। आनंद भवन जो कहां पर है, एक म्यूजियम है, कहां पर है? इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। तो यहां इसको रखा गया। अब ये राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये है वो म्यूजियम। जब आप प्रयागराज जाएंगे तो आपको दिखेगा ये मोतीलाल नेहरू द्वारा 1930 में बनाया गया। उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो ऐतिहासिक हमारे जितने भी पहलू हैं, जो अवशेष हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको एक संरक्षण दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, राइट। तो यहाँ पर ये दिया गया। और ये जो म्यूजियम है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 1930 में एस्टैब्लिश किया गया टू प्रिजर्व द हिस्ट्री, राइट। तो कहीं ना कहीं लगभग 70 वर्षों तक ये सेंगोल जो है ये आनंद भवन में था। आनंद भवन कहाँ है? ये प्रयागराज, इलाहाबाद, राइट। तो 70 वर्षों तक वहां था ये, जो कि अब कहाँ स्थापित होगा? हमारी नई संसद में। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एडविन लुटियन और हेनरी बेकर द्वारा हुई थी, जिससे कि शासन प्रशासन जब दिल्ली शिफ्टिंग हुई थी तो करा था, इन लोगों ने बनाया था, बिल्डिंग है। अब दोबारा हो रहा है क्योंकि समय की मांग है। तो उसी वजह से अब ये जो पुनः स्थापित होगा, कहाँ से होगा? ये जो म्यूजियम है इलाहाबाद का, यानी कि प्रयागराज का, वहां से एक नई संसद में ये स्टैब्लिश होगा। तो आप समझ गए होंगे ये कहाँ से आया
माउंटबेटन से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से आनंद भवन, आनंद भवन में 70 साल रहा। अब 70 सालों के बाद ये कहाँ आ रहा है? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ आ रहा है? नई संसद में। और नई संसद में भी कहाँ आ रहा है? स्पीकर की सीट पे, सीट के ऊपर। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, देखते हैं जितना भी डेटा मैंने दिया, मुझे उम्मीद है इससे ऊपर तो क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो। एक बार देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है, क्या कोई परंपरा का पालन किया जाता है जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी? यदि हाँ, तो इसे वर्तमान दृष्टिकोण से लिंक करें। इज देयर एनी ट्रेडिशन फॉलोड व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस? इफ यस, देन लिंक इट विद करंट सिनेरियो। तो बिल्कुल, जैसे कि आप देखेंगे कि यस, सबसे इंट्रो में आप देंगे यस, अ ट्रेडिशन रिलेटेड टू सेंगोल was followed, then use slide 6। जब हमारे नोट्स लेंगे आप तो आपको सब स्लाइड्स मिल जाएंगी। तो स्लाइड 6 में जो डिटेल लिखी है, सेंगोल इज प्रोफाउंड मीनिंग, ये तमिल वर्ड से आया है, इस तरह से आपने डाल देना है। तो यहां पर इंट्रो में आ जाएगा ये, राइट। फिर बॉडी में पैराग्राफ 1 में आपने रखना है 7-8 देख लेते हैं क्या है। तो बॉडी में आप शुरुआत यहां से करेंगे कि कैसे ये भारत का जो भाग बना, इंडिपेंडेंट भारत का ये भाग बना। और 8 में हमने देखा कैसे जवाहरलाल नेहरू ने राजा जी से राय मशवरा किया, राजा जी ने इनको कहीं सेंगोल के बारे में बताया कि इस तरह से किया जा सकता है, फिर ये बनवाया गया ज्वेलर से। तो ये सब बातें आपने रख देनी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और पैरा 3 में अगर आप देखेंगे 12 में क्या बात उठाई है कि अब जो ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू ये कहाँ आ रहा है? नई संसद में। तो यहाँ से आपकी मेंस राइटिंग खत्म हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हमें बताना पड़ता है। तो देखिए, जब आप हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको ऑलरेडी ये भी मिल जाता है कि कहां पर कौन सा पैरा रखना है, किस तरह से। तो ये प्रैक्टिस करने में आपकी आसानी हो जाती है, और प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट, इवन वुमन ऑल्सो, राइट। तो ये बात याद रखेंगे, राइट। तो आइए यहां से जो है ये लेक्चर में एंड करने जा रहा हूं। तो लेक्चर एंड करने से पहले देखिए, यहां पर जो हमारा HCS का पेपर है, आपको पता है वो 3 में डिवाइड होता है। इंग्लिश 100 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स, और आपका जो GS है वो 200 मार्क्स, और जो ऑप्शनल है वो 200 मार्क्स। तो हम लोग आपको 3 ऑफर कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी और GS का पार्ट। तो यहाँ पर आपके लिए 3 टेस्ट सीरीज हैं। टोटल इसमें 35 टेस्ट होंगे आपके, 10 फॉर इंग्लिश, 10 फॉर हिंदी एंड 15 फॉर GS। तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 6,999, ओनली 6,999। और यहाँ पर देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, केवल प्रीमियम लेक्चर्स लेना चाहते हैं और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो ये भी 6,999 ओनली, राइट। बजट फ्रेंडली बनाने की हमने कोशिश की है, पर पर्सनली आई एम सेइंग कि यू हैव टू बाय दिस। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है 3 के 3, आपको इसमें जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं वो भी मिल रहे हैं, और स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। आप देख ही रहोगे हम कैसे मेंस राइटिंग करा रहे हैं, और स्लाइड वाइज भी आपको समझा रहे हैं। तो आपका समय बच जाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास कि आप अपनी मेंस राइटिंग, मतलब हर मटेरियल आपने खुद करना है, राइट। तो ये आपको इट विल कॉस्ट यू ओनली 9,999। तो एक प्राइस जेन्युइन रखा है। अब इसमें भी एक हमने आपको ऑफर दिया है, ये 9,999 वाले पे, उन लोगों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको लगता है कि उनका शायद सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि वो बिल्कुल बॉर्डर में है, उनके इतने मार्क्स आए हैं कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए, रिजल्ट तो आएगा 6 जून को, राइट। तो तब तक क्या करें? वेट करें। और आपको पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं 12 अगस्त से आपका मेंस शुरू हो जाएगा। तो एक एक दिन आपका जो कॉम्पिटिटर है वो एक एक दिन, एक एक घंटे की मेहनत कर रहा है, तो आपको कंपटीशन उससे है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आपने क्या करना है कि आपने केवल 10% हमें पे करना है 9,999 का। तो आपने कितना पे करना है? 999 ओनली। कितना? 999। इसको आप पे करिए, और इफ इन केस ऐसा भगवान ना करे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो रिमेनिंग आपने पे नहीं करना है। और हाँ, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फॉर द मेंस राइटिंग, तो आपने जो रिमेनिंग है 9,000, वो हमने जो आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो रिमेनिंग 9,000 है वो आपने तब पे करना है। तो ये एक बेस्ट ऑफर दिया गया है, जिससे कि वो लोग पीछे ना हो पाए, यानी कि वो समय बर्बाद ना कर पाए। देखिए, पैसा बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, दोबारा कमा लेंगे, समय नहीं कमा सकते। तो समय को प्राथमिकता दी जाती है, राइट। तो ये समय को जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, उस बेस पे हमने ये डिसाइड किया है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। और महक मैम का आपने पहले देखा होगा वीडियो, तो उनका एक रिवॉर्ड है हमारे लिए, एक कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पर देखिए, मेंस राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी आपको। मेंस राइटिंग करिए, हमारी जो टीम है वो उसे चेक करती है, मेंस राइटिंग आपको मार्क्स देती है। और यहाँ पर ये कॉपी देख सकते हैं मोहित राठी जी की, जिनका सिलेक्शन हो चुका है AETO में। तो यही सिलेक्शन आपका भी चाहिए, राइट। तो ऐसे ही आपने मेंस राइटिंग करनी है। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद।